Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Srishti and you are watching official Good and Study plus 4 class 12th business studies. So how are you guys? I hope you are fine and doing well. So हम अपना ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो टॉपिक है ये हमारा रह गया तो इसको कवर अप कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि जो स्किल्स उसके पास वर्क से रिलेटेड नहीं है, ट्रेनिंग के जरिए हम उस स्किल्स को क्या कर सकें, उस सभी को उनको सिखा सकें। ठीक है, ताकि वो ट्रेन होने के बाद एक एक्सपेक्टेड मैनर में, जिस मैनर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इंडिविजुअल उस मैनर में काम करे, ट्रेन होने के बाद उस एक्सपेक्टेड मैनर में काम कर सके। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है ये हमारा ओवरऑल ग्रोथ का होता है। डेवलपमेंट हमेशा जो होता है वो किस लिए होता है, वो हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी के होता है, पर्सनैलिटी के लिए होता है। डेवलपमेंट का एक हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है और जो ट्रेनिंग है वो क्या है, हमारा सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर अगर वेल ट्रेंड और डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ आएगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो पहला ये है कि रिड्यूसिंग लर्निंग टाइम का मतलब होता है कि किसी भी काम को सीखने का जो समय होता है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, अच्छा उसके पास नॉलेज है, अगर आपको उसको कोई चीज़ समझाओगे या कोई चीज़ उससे कराओगे तो वो ईजिली उस काम को कर लेगा, परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से ट्रेंड पर्सन के साथ होता है। अगर कोई ट्रेंड पर्सन ऑलरेडी ट्रेंड है तो उसको कुछ कोई भी नई स्किल सिखाने के अंदर इतना टाइम नहीं जाएगा, वो जल्दी से भी चीज़ों को सीख लेगा। लेकिन अगर कोई अनट्रेंड व्यक्ति है उसको आपको सारी चीज़ सिखानी पड़ेगी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, सभी बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्टेज होगा उनका। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेन पर्सन आ रहा है तो उसका जो लर्निंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देन बेटर परफॉर्मेंस, एक ट्रेन व्यक्ति है तो वो हम क्या करेगा, बेटरली अच्छे से क्या करेगा, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड व्यक्ति। ठीक है, देन थर्ड क्या है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर एक ट्रेन और जो वेल ट्रेंड व्यक्ति है, एम्प्लॉयज़ है, उसका जो पॉजिटिव क्या रहेगा, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिवली एटीट्यूड का फॉर्मेशन होगा, वो सभी चीज़ों को पॉजिटिवली लेगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम से भागेगा नहीं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा, कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। देन सेकंड है हमारा एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशन प्रॉब्लम। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी, जब भी हम काम को परफॉर्म कुछ भी काम करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क होता है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेसेस करना होता है, जिसकी वजह से कभी कभी रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हो जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या, अगर एक ट्रेन पर्सन है तो वो क्या करेगा, उन प्रॉब्लम को फेस करेगा, उनका एक सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा बेनिफिट्स। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट की ओर। तो इसके दो बेनिफिट्स और हैं। पहला है हमारा मैनेजिंग मैन पावर नीड्स। मैनेजिंग मैन पावर नीड्स का मतलब होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो वर्कलोड होता है ना, वर्कर्स, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जो वर्कफोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस केस में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके उनको वो वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग दे के और उनसे वही काम क्या कर लाती है, परफॉर्म करवा लेती है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म की जो प्रॉब्लम होती है मेन पावर रिक्रूटमेंट की, वो क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देन सिक्स क्या है हमारा, हेल्प टू अडॉप्ट चेंज। यानी कि अगर कोई हमारा ट्रेंड व्यक्ति है तो वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाएगा नहीं, उसको ईजिली उस चेंज को कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा या फिर अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं मेथड की तरफ। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर हमारे दो मेथड होते हैं। जो पहला क्या होता है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एंड सेकंड क्या हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का होता है कि लर्न बाय डूइंग, यानी कि काम करते हुए ही क्या करना, सीखना। तो लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि आप सभी, जैसे कि अकाउंट्स के अंदर करते हैं कि अकाउंट्स के अंदर जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करके देखोगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसी तरह से क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर होता है
जब एम्प्लॉयज़ होता है तो अगर उसको कोई कुछ काम सीखना है, कुछ नया काम सीखना है, तो कोई नया काम आप कैसे सीखोगे? जब आप उस काम को करने की कोशिश करोगे या उसको करके देखोगे, ठीक है। माना कि देखोगे तो आप उस काम को क्या कर लोगे, सीख लोगे, लर्न कर लोगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ हाँ, ये काम इस तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे कि लेकिन ये जो हमारा मेथड है ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिशियल उन केसेस में नहीं है जहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डील कर रही है हमारे एक्सपेंसिव मशीनरी के साथ, ठीक है। एक्सपेंसिव मशीनरी के साथ अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है डील कर रही है तो उस केस में हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का होता है कि अपने यानी कि वर्क प्लेस से दूर रह के फिर अलग से उस चीज़ को सीखना, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल में रोज़ पढ़ते हो, लेकिन अकाउंट में जो एनपीओ चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो थोड़ा टफ चैप्टर है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कूल से हट के वो अपना ट्यूशन लगवा लेते हैं और ट्यूशन के ज़रिए वो क्या करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं, लर्न करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है, ठीक है। वहाँ पे वर्क पोजीशन क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और उनको एक ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक लेने के बाद उनको उस वर्क पोजीशन पे भेज दिया जाता है जहाँ पे उस काम को क्या करते हैं, वो सीखते हैं। बेसिकली जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है वो किसके लिए सूटेबल है, हमारी मैनेजरियल जॉब्स के लिए क्या है, वो हमारा सूटेबल है, ठीक है। देन इसके बाद अब देखते हैं कुछ टेक्निक्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की। तो जो फर्स्ट टेक्निक्स क्या है हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की, वो है हमारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर तो बेसिकली ऐसा ही है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी होती है, आप जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों क्या होता है ना, खाना बनाने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनसे तो आता नहीं। तो वो क्या करते हैं, मम्मी जब किचन में खाना बना रही होती है, रोटी बेल रही होती है, सब्जी बना रही होती है, तो हम सब जो छोटे होते हैं तो हम सभी उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते रहते हैं कि मम्मी किस काम को किस तरह से परफॉर्म कर रही है। मम्मा जो है वो हमारी किस तरह से आटा गूंथ रही है, किस तरह से रोटी बेल रही है। तो हम क्या करते हैं, उन मम्मा को ऑब्जर्व करते हुए हम उन चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। जब हम उन चीज़ों को सीख लेते हैं तो हम उस काम को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जब हमने वो काम सीख लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रोटी बनाएंगे, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाएंगे, जैसे बनेगी अब हम रोटी बनाएंगे। और मम्मा क्या करेगी, हमको ऑब्जर्व करेगी, मम्मा ये देखेगी कि हम काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे ही अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर होता है कि जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो पहले तो अपने लीडर को या अपने मास्टर्स को देखने के बाद देखते हैं कि भाई हमारा जो मास्टर है वो किस तरह से वर्क को परफॉर्म कर रहा है, किस काम को कैसे कर रहा है, किस प्रॉब्लम के साथ किस तरह से डील कर रहा है। उसके बाद जब हम उन सभी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस काम को परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली उसको काम को करके देखते हैं। और जो हमारा जो लीडर्स होता है वो क्या बन जाता है, फिर हमारा ऑब्जर्वर बन जाता है, ठीक है। और बेसिकली जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है ये कौन सी जॉब के लिए जो हेल्पफुल है, वो है हमारी प्लम्बर की जॉब हो गई, इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिर आयरन वर्क्स हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड है हमारा इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट्स के बीच में, ठीक है। यानी कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी कि जैसे कि हमारे कॉलेज हो गए, ठीक है, जिसके अंदर हमारा BBA BCA MBA MCA एट्सेट्रा। तो ये जितने भी कोर्सेज किसके अंदर आ गए, हमारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आ गए, ठीक है। और तो इसके तो जब स्टूडेंट हमारे जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो BB BC के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है तो को इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को विजिट करती है। कंपनी कॉलेज के अंदर आती है और आने के बाद बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, उनसे इंटरव्यू लेती है, उन सभी को अच्छे से यानी कि उनका सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन करने के बाद उन सभी को जॉब पे रख लेती है, एज अ स्टूडेंट उनको जॉब पे रख लेती है, यानी कि एज अ एम्प्लॉयज़ फ्रेशर के तौर पे उनको जॉब पर रख लेती है। और साथ ही साथ उनको कुछ सैलरी भी देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिपेंड बोलते हैं। क्या, स्टिपेंड। इसको अच्छे से याद रख लेना कि उनको क्या मिलता है, स्टिपेंड मिलता है सैलरी के रूप में, ठीक है। तो
इंटर्नशिप आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर कुछ कंपनियां विजिट करती हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर करती है, हायर करने के बाद फिर उनको क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे काम कराती है, देन सैलरी के रूप में उनको स्टीफंड्स देती है, ठीक है। और जो वो किस लिए हायर करती है, यानी कि जो कंपनीज है वो प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर क्यों आती है, वो इसलिए आती है ताकि वो क्या उसके पास नया टैलेंट आए, क्या फ्रेश टैलेंट आए, न्यू आइडियाज़ आए। और वो क्या करते हैं, अगर वो किसी भी यानी कि किसी भी अगर फ्रेशर को अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करेगी, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल के उस पर्सन को क्या करवा सकती है, अपने अकॉर्डिंग उससे काम परफॉर्म करवा सकती है, ठीक है। देन लास्ट है हमारा इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि उस इंडिविजुअल को क्या कराना, उसका वेलकमिंग करना, उसको रिसीव करना, उसको उसकी जगह दिखाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई आपकी ये जगह है, आपकी ये जॉब पोजीशन है, तो आपको यहाँ पे बैठना है। देन उसका ओरिएंटेशन कराना, ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसका इंट्रो कराना, ठीक है, यानी कि उसके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनका इंट्रो कराना, मेल जोल कराना, उनसे मिलवाना, तो ये क्या होगा, हमारा ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। तो इससे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का। जो पहला क्या है हमारा, टू हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हीजर शाइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू एम्प्लॉयज़, यानी कि उसका, और जो हम किस लिए कराते हैं उसका इंडक्शन ओरिएंटेशन इसलिए कराते हैं कि जो नया एम्प्लॉयज़ हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करा है, उसकी जो शाइनेस है, यानी कि उसका जो थोड़ा डर है, जो नर्वसनेस है, वो थोड़ी कम हो जाए, दूसरे लोगों से मिलवा सके, उसकी थोड़ा बातचीत करें। होता है ना, अगर हम कभी कभी कहीं नई नई जगह जाते हैं तो हम थोड़ा नर्वस होते हैं किसी से बात करने में, तो उसी नर्वसनेस को कम करने के लिए उनका क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। उनका वेलकम किया जाता है और लोगों से उनका इंट्रो कराया जाता है, ठीक है, टू बुल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। और उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करा जाए, बुल्डअप करा जाए, उनकी शाइनेस को कम किया जाए, ठीक है। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, यानी कि जो उसका वो भी ऐसा फील करे कि जो भी उसके साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं कि भाई हाँ ये जो वर्कर्स हैं ये, यानी कि वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर उसको प्रोवाइड किया जाए, वो सभी से फ्रेंडली हो पाए, सभी से अच्छा मेल जोल कर पाए, सभी से अच्छे से बात कर पाए, इसलिए उसका इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। देन लास्ट क्या है, टू डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू कमर्स एंड द ओल्ड एम्प्लॉयज़, यानी कि एक रिलेशनशिप को क्या किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, किसके बीच में, जो हमारा एम्प्लॉयज़ आया है, नया एम्प्लॉयज़ जो आया है, देन जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया। देन अब क्या है हमारा, यस, लास्ट बचा हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का जो हमारी सिर्फ एक ही टेक्निक है जिसका नाम है हमारा वेस्टिब्यूल स्कूल। अच्छे से नाम याद कर लेना, वेस्टिब्यूल स्कूल। तो वेस्टिब्यूल स्कूल्स क्या होता है, ये एक हमारा डमी मॉडल होता है। क्या एक हमारा डमी मॉडल होता है। डमी का मतलब तो आप समझ चुके ही होंगे कि डमी क्या होती है। डमी मॉडल का मतलब यानी कि हूबहू उसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के द्वारा, यानी कि हूबहू उसी वर्क प्लेस की तरह उस एम्प्लॉयज़ को वो वर्क प्लेस प्रोवाइडेड किया जाए। डेट मीन्स आपको समझ नहीं आया होगा तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल की आपसे आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आप सभी अभी स्टूडेंट हैं, आप किसके क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अभी आप जब अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स, यानी कि आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, अगर जब भी आप किसी भी चीज़ का अकाउंट बनाते हैं, मान लें आपसे जो टीचर हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाते हैं, ठीक है, कैश फ्लो का कोई क्वेश्चन कराते हैं या फिर एनपीओ का कोई क्वेश्चन कराते हैं, तो आप उन सभी स्टेटमेंट के, आप उन सभी अकाउंट्स को कहाँ पे मेंटेन करते हो, अपनी नोटबुक के अंदर मेंटेन करते हो। कहाँ पे, नोटबुक के अंदर। जबकि जो अकाउंट हमारे नोटबुक के अंदर पहले मेंटेन हुआ करते थे अब मेंटेन नहीं होते। तो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, आप सभी को एक डमी मॉडल प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि एंट्री किस तरह से पास करते हैं, कौन सा अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि 12th करने के बाद, फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, वो आपको कहाँ पर बनाने होंगे, वो आपको कंप्यूटर पर बनाने होंगे। किस पे, कंप्यूटर पे बनाने होंगे आपको, वो सभी अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। तो स्कूल वाले क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक डमी जो डमी एरिया है उसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं डमी मॉडल के जरिए, कि आप सीख सके किस तरह से एंट्री पास करते हैं, किस अकाउंट को किस तरह से बनाते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आप उनके रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है वो ईजिली हो जाए। देन आप उन अकाउंट को ईजिली क्या कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है।
तो ऐसे ही किसके अंदर हमारा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल स्कूल। ठीक है, तो इसकी बिगेस्ट लैंग्वेज के बाद देख लेते हैं कि वेस्टिब्यूल स्कूल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ओके, यस। Generally, when the expenses and delegated machinery are involved, then the employees avoid using the on-the-job training methods। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी हमारी एक्सपेंसिव मशीनरी है तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, द डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी। यानी कि उनको उनके क्या दिया जाता है, एक डमी मॉडल उनके लिए प्रोवाइड की जाती है या फिर प्रिपेयर की जाती है ताकि वो उसके ऊपर परफॉर्म कर पाएँ rather देन ओरिजिनल मशीनरी की। ठीक है, sometimes the management who have to make entries in inventory registers or cash registers, they have to first supply the duplicate registers with the same columns in the original as the original register। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि भाई आपको एंट्री पास करने से, मैंने बताया एंट्री पास करनी है तो, लेकिन उसको पास करने के लिए पहले वो आपको एक डमी मॉडल देंगे, एक डमी रजिस्टर देंगे दूसरा, जिसके अंदर हूबहू सारी ऐसा ही परफॉर्मेंट यानी पूरा फॉर्मेट होगा, उसके अंदर आप सभी को एंट्री पास करनी है। जब आप उन सभी एंट्रीज को पास करने में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ओरिजिनल रजिस्टर दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, सारी एंट्रीज को पास करेंगे। ठीक है, तो इससे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर क्या होता है, इस चीज़ को इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होता और आपकी जो एक्सपेंसिव मशीनरी हैं वो यानी कि ख़राब होने से क्या हो जाती है, बच जाती हैं। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि हमारा जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर हमें दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, देन सेकंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर हमारे तीन टेक्निक्स होती हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। और जो हमारा जो क्या होता है, हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर हमारी सिर्फ एक टेक्निक होती है जो होती है हमारी वर्चुअल स्कूल या फिर हमारा डमी मॉडल भी आप इसको बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है या फिर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो चुके हों। थैंक यू वेरी मच एवरीवन for watching this video. If you are new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe my channel. Please comment, please share your experience in the please share your experience in my comment sections, and don't forget to share this video with your colleagues, friends and classmates. Thank you once again everyone for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye bye, see you soon in the next part.